हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक 1 जनवरी 2026 और 2 जनवरी को हमारे न्यूज़पेपर के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे आरपीएससी के लिए और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के नए सिलेबस के अनुसार, नई जो पैटर्न है उसके अनुसार क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान के अंदर एक डीजी फेस्ट होने वाली है। डीजी फेस्ट क्या है? ये डीजी फेस्ट क्या है? रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस होगी। एक एआई से रिलेटेड एक राजस्थान के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसका नाम क्या है? डीजी फेस्ट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये कहाँ होने वाली है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये राजस्थान के अंदर होगी। राजस्थान के अंदर कहाँ पे होने वाली है? जयपुर के अंदर होगी। कब से कब होगी? अब जनवरी के अंदर 4 और 6 जनवरी को जयपुर में राजस्थान डीजी फेस्ट टाइम ग्लोबल समिट होगी। तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान डीजी फेस्ट टाइम ग्लोबल समिट कहाँ पे हुई है? जनवरी के अंदर जयपुर के अंदर हुई है। प्लस इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक और चीज होगी इसके अंदर, क्या है? राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसी सेशन के अंदर राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये भी कहाँ पे होगी? जयपुर के अंदर होगी, 4 से 6 जनवरी को होगी। अब इसके अलावा एक और न्यूज़ है इसी चीज़ से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, कि इसी दौरान एक एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी भी लॉन्च होने वाली है राजस्थान गवर्नमेंट की। तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो डीजी फेस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाली है? ऑल ओवर इंडिया से, इसके अंदर विदेशों से बहुत सारे जो भी स्टार्टअप्स हैं उनके हेड आएँगे। तो एक तो डीजी फेस्ट कॉन्फ्रेंस आपको पता होना चाहिए, एक रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस आपको पता होना चाहिए और तीसरी है एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी लॉन्च होने वाली है। तीनों ये तीनों जयपुर में होंगे। जयपुर के अंदर 4 से 6 जनवरी को होने वाली हैं। तो आपके इन कथनों के अंदर पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी सही है, कौन सा गलत है, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज किस चीज से रिलेटेड है? नेक्स्ट न्यूज है आर्मी डे परेड होने वाली है। आर्मी डे परेड इस बार कहाँ पे हो रही है? आर्मी डे परेड इस बार जयपुर के अंदर हो रही है। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी आर्मी से रिलेटेड जितने भी संसाधन होंगे उन सबकी प्रदर्शनी की जाएगी। ये सब कहाँ पे किया जा रहा है? जयपुर के अंदर महल रोड के ऊपर होगी। तो में हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है? हमारे लिए क्वेश्चन ये बन सकता है इस बार की आर्मी डे परेड कहाँ पे होने वाली है। तो इस बार की आर्मी डे परेड कहाँ पे होगी? जयपुर के अंदर होगी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पंचगौरव से रिलेटेड। पंचगौरव स्कीम का रिव्यू किया है कल कैबिनेट सेक्रेटरीट ने, जो भी हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देशन के अंदर कल पंचगौरव। तो पंचगौरव स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए। पंचगौरव के अंदर क्या है? सरकार क्या चाह रही है? सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाह रही है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया था। अब सरकार क्या करेगी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट फाइव प्रोडक्ट्स को इसके अंदर सम्मिलित किया है। तो वन डिस्ट्रिक्ट फाइव प्रोडक्ट, एक जिला और 5 उत्पाद का नाम है पंचगौरव। अब इसके अंदर 5 कौन-कौन सी चीज़ होगी, कौन-कौन सी मिनिस्ट्री से होगी? एक तो होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड। दूसरा होगा टूरिस्ट प्लेस, तो टूरिज्म मिनिस्ट्री से रिलेटेड। फिर क्या होगा? एक हैंडीक्राफ्ट का आइटम होगा जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। उसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा हमने देखा एग्रीकल्चर का देख लिया, एक प्रजाति होगी जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट से रिलेटेड एक प्रजाति होगी जो उसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। अलग अलग एरिया के अंदर कौन सी फॉरेस्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रजाति है उसको सरकार एक वन डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट बना देगी। फिर प्रोडक्ट हमने देख लिया उस डिस्ट्रिक्ट का, टूरिस्ट प्लेस होगा, एक स्पोर्ट्स होगा। तो ये 5 चीजें होंगी। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स को बताएगी, टूरिज्म मिनिस्ट्री टूरिस्ट प्लेस को बताएगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर का बताएगी, फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में और इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री प्रोडक्ट। तो इस तरह से 5 प्रोडक्ट को हर डिस्ट्रिक्ट के लिए चुना जाएगा। इस श्रेणी के अंदर पांचों प्रोडक्ट जो चुने जाएंगे उन सबको मिला के क्या कहा जाएगा? पंचगौरव। तो ये पंचगौरव स्कीम है। इस पंचगौरव स्कीम के अंदर के सरकार ने कल इसका रिव्यू किया है। तो हमें ये पता होना चाहिए पंचगौरव में 5 चीजें कौन कौन सी हैं। अगला क्या है? जनगणना से रिलेटेड सेंसस होना है। सेंसस सबसे बड़ी एक्सरसाइज 2026-27 की जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है वो सेंसस की है। सेंसस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सेंसस 2 फेज के अंदर होते हैं। पहले फेज के अंदर तो हाउस लिस्टिंग फेज होता है, जिसके अंदर हर मकान के बारे में जानकारी ली जाएगी, कितने लोग हैं घर के अंदर ये जानकारी ली जाएगी। आगे के शायद साधन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है घर के अंदर, चूल्हा है कि नहीं है, एलपीजी कनेक्शन है कि नहीं है, पानी का कनेक्शन है कि नहीं है। तो उस घर से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो सबकी जानकारी ली जाएगी। वो होता है फर्स्ट फेज, जिसको हाउस लिस्टिंग फेज कहते हैं। फिर दूसरा फेज होगा 2027 के अंदर। इस फेज के अंदर क्या आदमी पर्टिकुलर एक एक आदमी को गिना जाएगा, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं सेंसस के अंदर। सेंसस के अंदर 2 फेज होते हैं। तो इस बार का फेज क्या अब स्टार्ट होने वाला है। जब भी सेंसस होती है तो उससे 1 साल पहले की जो भी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होती है, होम मिनिस्ट्री उन सबको सीज कर देती है। उसके आगे ना आपको
नया उपखंड बना सकते हैं, ना कोई डिस्ट्रिक्ट घोषित करते हैं। तो अब आज से रिलेटेड मतलब जनवरी 1 से रिलेटेड जब तक सेंसस का रिजल्ट नहीं आ जाता, सेंसस पब्लिश नहीं हो जाता, तब तक ये सभी की सभी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री फ्रीज कर देते। ये आदेश कौन जारी करता है सेंसस से रिलेटेड? सेंसस के अंदर 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो जनसंख्या की जो मिनिस्ट्री है, दूसरी के होम मिनिस्ट्री होती है। 2 मिनिस्ट्री इसके अंदर काम करती हैं। इस बार का सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है? इस बार का सेंसस इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार पहली बार फुल्ली डिजिटलाइज्ड सेंसस होगा। ठीक है? पहला डिजिटल सेंसस, ऐप के ऊपर, हर चीज़ की ऐप के ऊपर डाटा जाएगा और हाथों-हाथ इसके रिजल्ट आएँगे। दूसरा क्यों सेंसस इंपॉर्टेंट है? इस बार सेंसस जिले में पहली बार कास्ट सेंसस होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी कथन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्या है, छोटी-छोटी न्यूज़ है। छोटी-छोटी न्यूज़ के अंदर क्या है, अब पहली न्यूज़ ये है कि हिंदुस्तान क्या है, आज की डेट के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। डाटा के हिसाब, जीडीपी डाटा के अंदर हम आज की डेट में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, मतलब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो हमें ये पता होना चाहिए हमसे आगे कौन-कौन सी इकोनॉमी है। तो हमसे आगे है सबसे पहले यूएसए, सेकंड नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पे आज हम आ गए हैं। ठीक है? तो अमेरिका अमेरिका, चाइना, जर्मनी हमसे आगे, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो आज की डेट में यदि आपसे पूछे इंडिया कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरा कथन क्या पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी कंट्रीज हमसे आगे हैं? अमेरिका, चाइना और तीसरा जर्मनी, याद रखना है, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है? एक तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकी महाद्वीप की है, दूसरी यूरोप की है, फिर बाद में एशिया की है। ठीक है? ये आपको याद रखने हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति को इजरायली प्राइज मिल रहा है, जो कि पीस प्राइज चाहते थे हर साल, इसके लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन अब इजराइल का प्राइज मिलेगा, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इनको मिलने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब इजराइल का प्राइज है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो बाहर के लोग को मिलेगा, अदरवाइज हमेशा इजराइल के सिटीजन को ही मिलता है। ये 2 चीज़ न्यूज़ हैं। इसके अलावा ये गांधीनगर के अंदर, गुजरात के अंदर, गिफ्ट सिटी के अंदर इंडिया एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। ये पहली बार है जब कोई स्टेट के अंदर स्टेट स्पॉन्सर एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? गुजरात गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी के अंदर हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें छोटी-छोटी न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए। अगला है क्या? हमारे जो एराइड मरुस्थल है, जो हमारा मरुस्थल है, मरुस्थल से रिलेटेड जितनी भी जलवायु से रिलेटेड जो भी चीज़ें चेंज होती हैं, उन सब की स्टडी के लिए एक एमओयू हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए एमओयू किस-किस के बीच में हुआ है। एमओयू हुआ है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है, प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे के अंदर है। इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। ये क्या करेंगे? ये एक सेंटर खोलेंगे कहाँ पे? बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर। वो किस चीज़ की स्टडी करेगा? हमारे राजस्थान के थार मरुस्थल से रिलेटेड, वहाँ की जलवायु की, वहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, इन सब की जानकारी देगा और क्लाइमेट चेंज का इन सब चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके लिए डाटा देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए मरुस्थलीय जलवायु एवं मौसम की होगी सटीक भविष्यवाणी। इसके लिए क्या सेंटर खुल रहा है? बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय उष्ण उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के मध्य एमओयू हुआ है। तो ये क्या करेंगे? क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस सेंटर बनेगा। तो ये इस आपसे पूछा जा सकता है क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस रेफरेंस सेंटर कहाँ पे बनेगा? बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर। क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस रेफरेंस सेंटर के बीच कौन-कौन एस्टेब्लिश करेगा? एक तो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा? बीकानेर के अंदर। तो ये आपको पता है। ये क्या करेगा? शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र, जो हमारा एराइड रीजन है, शुष्क क्षेत्र है और मरुस्थलीय जो भी क्षेत्र है, उस सब की जलवायु, दीर्घकाल जलवायु, लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मौसम और ग्रीन हाउस गैस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, संबंधित उच्च गुणवत्ता वैज्ञानिक डाटा को इकट्ठा करेगा। परले मिसाइल है। परले क्या है? परले के स्वदेशी मिसाइल है। परले से रिलेटेड आजकल 2-3 दिन से न्यूज़ चल रही है, तो परले के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। परले को डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया है। परले क्या है? सरफेस से सरफेस पे जाने वाली मिसाइल है। मतलब हम यहाँ से ज़मीन से छोड़ेंगे और दूसरी जगह पाकिस्तान के अंदर ज़मीन के ऊपर जाके गिरेगी। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मोस से रिलेटेड, ब्रह्मोस के कंपैरिज़न की है तो अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो स्ट्राइक किए थे, वो ब्रह्मोस से किए थे। तो वैसे ही हम एक और मिसाइल को इसको और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वदेशी अर्ध ब्लास्टिक है, सेमी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है? आपको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये 1000 किलो तक का वॉरहेड को ले जाने में 1000 किलो तक का क्या है वॉरहेड का मतलब इसके अंदर बारूद को भरा जा सकता है, बम को भरा जा सकता है, ठीक है? सॉलिड फ्यूल के ऊपर काम करती है। सॉलिड फ्यूल मतलब जैसे हमने देखा था
MK3 के अंदर देखा था S200 सॉलिड फ्यूल होता है, वैसे इसके अंदर भी सॉलिड फ्यूल से चलता है। आधुनिक गाइडेड एंड नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर है उस और ये रडार के अंदर ट्रैक नहीं होती, इसलिए इसके अंदर नीचे हाइट के ऊपर उड़ती है, इस कारण से रडार पे भी ज्यादा ट्रैक नहीं होती, इसलिए प्रलय मिसाइल के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अगला न्यूज़ है, अगली न्यूज़ किसकी है? पहली बार कब हुआ है बंगाल के अंदर क्या है, चीफ सेक्रेटरी वुमेन को बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाल ही के अंदर कौन से स्टेट के अंदर चीफ सेक्रेटरी वुमेन को बनाया गया है? ये क्वेश्चन आया था आरएस मेंस 2023 के अंदर, ठीक है? कि ये कौन है, ये आजकल चर्चा में क्यों है, ये न्यूज़ के अंदर क्यों है ये वुमेन? तो आपको इन वुमेन का नाम पता होना चाहिए, नंदिनी चक्रवर्ती। नंदिनी चक्रवर्ती क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वेस्ट बंगाल की पहली चीफ सेक्रेटरी बनी है, ठीक है? इसके साथ-साथ एक न्यूज़ और भी है, नंदिनी चक्रवर्ती इनके साथ-साथ ये पहली बार हुआ है कि कोई स्टेट के अंदर कि चीफ मिनिस्टर भी वुमेन है और चीफ सेक्रेटरी भी वुमेन है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी एग्जांपल है नंदिनी चक्रवर्ती प्लस ममता बनर्जी, ठीक है? अब इसके अलावा इस 2-4 दिन पहले ही अनु गर्ग को भी चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। अनु गर्ग को कौन से स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था? उड़ीसा का। तो अनु गर्ग भी उड़ीसा की चीफ सेक्रेटरी बनने वाली पहली वुमेन है। तो आपको अन्नू गर्ग और नंदिनी चक्रवर्ती का नाम याद होना चाहिए। एक को वेस्ट बंगाल चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल की चीफ सेक्रेटरी बनाया है, जबकि अन्नू गर्ग को कहाँ का चीफ सेक्रेटरी बनाया है? अन्नू गर्ग को बनाया गया उड़ीसा का। और आसपास ही है, ऊपर वेस्ट बंगाल, नीचे उड़ीसा। अगली न्यूज किस चीज से रिलेटेड है? अगली न्यूज ये परले मिसाइल से रिलेटेड है। परले मिसाइल का ये अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर अलग आर्टिकल आए हैं। अब ये इस साल के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की लिस्ट है। बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा बड़े इम्पोर्टेंट है, वो है एक फीफा वर्ल्ड कप और दूसरा है एशियन गेम्स। तो आपको पता होना चाहिए इस बार फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? फीफा वर्ल्ड कप इस बार के यूएस के अंदर होगा। यूएस, कनाडा और मेक्सिको, जो कॉन्टिनेंट है उत्तरी अमेरिका, उसके अंदर होने वाला है। ठीक है? फीफा का पीस प्राइज भी इस बार के डोनाल्ड ट्रम्प सर को दिया गया था। इसके अलावा क्या है, एशियन गेम्स होने वाले हैं। एशियन गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं? एशियन गेम्स होने वाले हैं कहाँ पे? जापान के अंदर। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, इस चीज से रिलेटेड हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एशियन गेम्स और फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। भारत में होने जा रही है एआई समिट में क्या मायने हैं? अब हमने देखा राजस्थान के अंदर रीजनल एआई समिट हो रही है। अब इंडिया के अंदर एआई समिट हो रही है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दुनिया की चौथी एआई समिट है। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि एआई इम्पैक्ट का शिखर वार्ता सम्मेलन चौथा संस्करण कहाँ पे हो रहा है? एआई समिट की फोर्थ जो समिट है, वो इंडिया के अंदर हो रही है। तो हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए एआई समिट होती क्या है। एआई समिट इसलिए होती है क्या, ताकि एआई का सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो सके, इसका एथिकल यूज हो, एआई के अंदर क्या क्या एडवांसमेंट है, एआई का फ्यूचर क्या है, इन सब चीजों के लिए बात होती है। पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरी दुनिया के गवर्नमेंट के लोग आते हैं इसके अंदर, और वो सब एक दूसरे डिबेट डिस्कशन करते हैं। इस हमें इससे रिलेटेड और क्या पता होना चाहिए? इससे पहले 3 एआई सबमिट हुई है, चौथी इंडिया के अंदर, तो 3 कहाँ-कहाँ हुई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस। तो फ्रांस, साउथ कोरिया और यूके 3 के अंदर एआई सबमिट हो चुकी है। अब चौथी कहाँ पे होगी? इंडिया के अंदर होगी। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ग्लोबल ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल साउथ के लोगों को पहली बार एआई समिट होस्ट करने का मौका मिला है। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा क्या एडवांसमेंट शो करता है। ये दिल्ली के अंदर होगी हमारे। राजस्थान टू होस्ट एआई सम एआई फॉर स्टार्टअप फॉर जनवरी 4 to 6। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर हमने देखा, पहली न्यूज के अंदर देखा था, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। डीजी फेस्ट इस बार कहाँ पे होगा? डीजी फेस्ट होगा जयपुर के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर के एआई पॉलिसी भी लॉन्च कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट, एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी। चौथा, दुनिया का चौथा एआई समिट कहाँ पे होगा? दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर। और रीजनल समिट हमारे राजस्थान के अंदर होगा एआई का। ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज ये है, दुनिया के अंदर चावल के उत्पादन के अंदर, हम दुनिया के चावल उत्पादन में अब भारत है नंबर 1। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि चावल उत्पादन के अंदर दुनिया के अंदर नंबर 1 कौन है? तो चावल उत्पादन में नंबर 1 है इंडिया। ठीक है, आपको ये पता चल गया चावल उत्पादन में नंबर 1 कौन है? इंडिया। अभी रिसेंट के अंदर ये सर्वे डाटा है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना। जो कि पहले चावल उत्पादन में नंबर 1 पे कौन था? चाइना। अब चाइना को पीछे छोड़ के हमने इंडिया ने ये स्थान ले लिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए दुनिया का 28% चावल हमारे यहाँ उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे चाइना, पहले नंबर पे इंडिया।
दो परले मिसाइल, परले मिसाइल के बारे में, परले मिसाइल के अंदर ये परले मिसाइल क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल है इसके अंदर, 1 टन का पेड़, 1 टन तक का क्या है, ये पेलोड लेके जा सकती है। और 5 टन तक का ये मिसाइल, 1 टन के साथ 5 टन की यह मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी तक जा सकती है। ठीक है, 1 टन का पेलोड, टोटल 5 टन और 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये अभी अब इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगली न्यूज है, अगली न्यूज किस चीज है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये एज इट इज ही लिखाएगा, इंग्लिश के अंदर ही लिखाएगा। ये है क्या चीज और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आज 1 जनवरी से क्या है, 1 जनवरी 2026 से ईयू ने क्या है, दुनिया के अंदर जितने भी उत्पाद होंगे, जो भी पोल्यूटेड कंट्रीज से आएंगे या फिर जिस जहां से आएंगे, यदि वो वहां पे पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर के अंदर एंट्री करने से पहले ही कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई भी कंट्री है, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई उत्पाद को बनाने के लिए हमने 100 टन CO2 एमिट की है। कोई गाड़ी बनाने के लिए 100 टन हो सकती है, 1 टन मान लो, 1 टन CO2 हमने एमिट की है कोई गाड़ी बनाने के लिए, और उसी गाड़ी को यूरोपियन यूनियन में बनाने के लिए एक 100 किलो यदि है ना वो एमिट होती है क्या, CO2, तो जो 900 का डिफरेंस होगा उसके बराबर का वो टैक्स लगाएंगे उस गाड़ी को यूरोप के अंदर यदि आपको बेचना है तो ये एक प्रकार से कार्बन टैक्स है। कार्बन टैक्स किस चीज का, कि आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जहां भी हो दुनिया के अंदर कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन इन्वायरमेंट को तो पोल्यूट कर रहे हो। तो और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, इसके कारण हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं। तो आपको वाला प्रोडक्ट को ईयू के अंदर बेचने के लिए पहले आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। इस कार्बन टैक्स का नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला कार्बन टैक्स है, 1 जनवरी 2026 से लग गया है। तो आपको एक बिल्कुल याद होना चाहिए, दुनिया के अंदर पहली बार कार्बन टैक्स लगा है, कार्बन बॉर्डर टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। ये किस प्रोडक्ट पे लगेगा, ये उस प्रोडक्ट पे लगेगा जिसने दूसरी कंट्री के अंदर बनाया गया, लेकिन उसको बनाने के दौरान बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ है। तो उस पॉल्यूशन का जो डिफरेंस हुआ ईयू के अंदर सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए और बाहर की कंट्री में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पॉल्यूशन का डिफरेंस है, उसको एक टैक्स के रूप में टैक्स लगाया जाएगा, फिर बाद में उस प्रोडक्ट को आप ईयू के अंदर बेच सकते हैं। तो ये एक नया तरीके का टैक्स है। तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर, आज 1 जनवरी और 2 जनवरी के न्यूज़पेपर में यही था हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब हम देखेंगे कल के न्यूज़पेपर में क्या इम्पोर्टेंट आता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।